हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सनी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सनी एजुकेशन सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रोनाउन पे होने वाला है, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउन की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। प्रोनाउन को आज कंप्लीट इसमें समझने वाले हैं कि प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, और जितने भी भेद होते हैं, जितने प्रकार होते हैं, उन सभी को एक एक करके समझने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं और इसका यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोनाउन का डेफिनेशन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन दिया है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज टू रिप्लेस ए नाउन। मतलब प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जिनका यूज हम नाउन की जगह पे करते हैं इन ए सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटेशंस एंड मेक सेंटेंसेस लेस कमर्सम। मतलब जो नाउन की रिपीटेशंस होते हैं, जैसे कि जो नाउन किसी भी सेंटेंस में हम नाउन का यूज करते हैं, संज्ञा का यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, संज्ञा में क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि संज्ञा होती क्या है। तो यहाँ पे नाउन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन में क्या होता है, केवल और केवल नेम की बात की जाएगी। अब नेम में किस तरीके के नेम होंगे, जैसे कि किसी पर्सन का नेम हो गया, किसी प्लेस का नेम हो गया, या फिर किसी थिंग्स का नेम हो गया। तो जब इन सभी के नामों की बात की जाएगी तब हम कहेंगे कि वो नाउन है। अब इन नाउन को, जैसे इसमें क्या होता है, नाउन में क्या होता है, ये जो वर्ड्स होंगे वो बार बार रिपीट किए जाएंगे। तो उन्हीं रिपीटेशंस को कम करने के लिए हम जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन को जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर इनके जो रिपीटेशंस होंगे, जो नाउन का रिपीटेशंस होगा, उसको वहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। इन जो नाउन के रिपीटेशंस होते हैं, उन रिपीटेशंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसको और देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है, प्रोनाउन रेफर्स टू पीपुल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़ विदाउट डायरेक्टली नेमिंग देम। मतलब उन सबको डायरेक्टली नाम न दे करके केवल उनके बारे में बताएगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उनकी रिपीटेशन को भी कम कर देंगे। तो वहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, पेरिस, ही, सी, यूनाइटेड नेशंस, ये सब क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। अब प्रोनाउंस कैसे हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं उनको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो वहाँ से हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रोनाउन है। अब आइए देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे प्रोनाउन दिए गए हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा क्या दिया है, पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ऐसे ही पांचवा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, छठवां क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे ही सेवंथ क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और लास्ट जो दिया हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में एक एक करके सभी पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे कि ना पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो एक एक करके सबको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को थोड़ा बहुत इसकी डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ से हमारे इसकी डेफिनेशन क्या दिया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपुल और थिंग्स विदाउट यूजिंग देयर नेम्स। मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वहाँ पर किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात की जाएगी, जो स्पेसिफिक पर्सन होगा या किसी स्पेसिफिक थिंग्स जो वस्तु होंगी उसके बारे में बताया जाएगा, और बिना उनका नाम, उनके नामों का यूज किए। जैसे कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते किस तरीके के हैं। तो जब सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात की जाएगी तो सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे होते हैं, जो यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए
सेंटेंस, मतलब किसी सेंटेंस में जो सबसे पहले यूज किया जाएगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। जैसे कि ही वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे देखें जो सब्जेक्ट है जो सबसे पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ही क्या है, एज अ सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में जो सबसे पहले होता है अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पहले होता है या फिर हेल्पिंग वर्ड पहले होता है। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं या अफर्मेटिव या फिर निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ही डज नॉट complete his work। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, he does not complete his work, मतलब कोई एक लड़का है उस जिसने क्या किया, अपना जो वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं करता है। मतलब कोई एक लड़का है जिसको अगर होमवर्क दिया जाता है तो वो कंप्लीट नहीं करता है। तो यहाँ से देखिए जो सब्जेक्ट है इसमें क्या है, ही है। अब यहाँ पे नॉट भी है, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस होने के साथ साथ ये क्या है, इसमें जो सबसे पहला वर्ड यूज किया गया है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ऐसे ही अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, सी हैज़ ए बुक, मतलब कोई लड़की है जिसके पास क्या है, एक किताब है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये क्या है, कौन सा किस प्रकार का सेंटेंस है, तो हम कहते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या हुआ है, सबसे पहले क्या आया है, सी आया है। तो सी क्या है, एक प्रोनाउन है। एक क्या है, प्रोनाउन है जिसको हम क्या किए हैं, किसी लड़की के नाम की जगह पे यूज किए हैं। ऐसे ही क्या था, किसी लड़के के नाम की जगह पे यूज किया गया था। तो यहाँ पे जो लड़के का नाम है और जो लड़की का नाम है उसको बार बार न लिख करके उसकी जगह पे हम ही और सी का यूज कर दिए हैं। तो इसको हम कहते हैं कि रिप्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि नाउन की जगह पे यूज किया गया। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, वो एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो ये कैसे यूज होता है, यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और प्रीपोजिशंस। अब ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, या तो वो वर्ब के रूप में यूज किए जाएंगे वो, या तो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किए जाएंगे। ये दो तरीके से, या तो इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, सी गेव द बुक टू मी, मतलब उसने मुझे बुक दिया। अब यहाँ पे देखें तो अगर सी की बात करें तो सी क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर टू मी दिया हुआ है। तो मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मी किसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है। तो यहाँ से देखें जो मी है वो आई का अपोजिट है जिसको हम वो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से मी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और सी क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो यहाँ से जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बताएगा और विदाउट उनके नामों का यूज किए हुए। तो यहाँ पर सब इसमें क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन में दो प्रकार होते हैं, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या होता है, वो किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले यूज किया जाएगा, एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो होता है वो किसी सेंटेंस में या तो वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, या तो वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आती है कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है वो तीन तरीके से यूज़ किया जा सकता है। या तो हम उसको ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको वर्ब की तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर उसको हम प्रीपोजिशन के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तीन तरीके से और सब्जेक्ट प्रोनाउन केवल और केवल एक तरीके से, और वो भी कैसे, सब्जेक्ट के तरीके से यूज किया जाएगा। तो ये आगे हम देखते हैं कि सेकंड नंबर जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है। सेकंड डेफिनेशन क्या दिया है, पोसेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ से हम समझते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इसको पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन क्या करता है। पोसेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोसेशन, दे रिप्लेस नाउन्स टू
इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। मतलब यहाँ पे जो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो किसी के ओनरशिप की बात करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या होता है, किसी की अधिकार की बात की जाएगी। जैसे कि अगर कोई वस्तु है तो उसका जो मालिक होगा उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स एंड देयर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पोसेसिव प्रोनाउन के। आइए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो यहाँ से देखें कुछ एग्जांपल्स हमारे दिए गए हैं ऑफ पोसेसिव प्रोनाउंस। तो एक पहला जो हमारा एग्जांपल दिया गया, क्या दिया है, दैट बुक इज़ माइन। तो यहाँ पर देखें अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दिया हुआ है माइन। अभी से हमने बताया कि जो पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो क्या करते हैं, ओनरशिप बताते हैं, पोसेशन बताते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो माइन की बात कर रहा है वो ओनरशिप बता रहा है। किसका ओनरशिप, दैट बुक, मतलब उस किताब की जो ओनरशिप है, मतलब जो किताब का ओनर है उसके बारे में बता रहा है। जैसे कह रहा है माइन, माइन का मतलब होता है मेरा, मेरा का मतलब केवल मेरा, मेरे अलावा उसका मालिक कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ से माइन क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, इज दिस कोट योर्स और समवन एल्स। मतलब यहाँ पे क्या दे रहा है कि किसी कोट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कोट का जो ओनर है यहाँ पे दो तरीके से दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है योर्स, सेकंड दिया है समवन एल्स। तो योर्स और समवन एल्स, तो यहाँ पे जो ओनरशिप बता रही है, ओनरशिप दो लोगों को बता रहा है, या तो योर्स मतलब तुम्हारा है, या इसका जो मालिक है वो कोई और है। वहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, इज दिया हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले है। तो ये पूछ रहा है क्या यह जो कोट है तुम्हारा है या इसका जो मालिक है वो कोई और है। तो यहाँ पे योर्स और समवन एल्स जो हो गए वो क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउंस हो गए। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है, द डॉग वेग्ड हिज टेल हैप्पीली। मतलब जो डॉग है, कुत्ता है, वो क्या कर रहा है, जो उसका पूंछ है वो मतलब खुशी खुशी क्या कर रहा है, हिला रहा है। तो यहाँ पर जब देखें इसकी पोसेसिव प्रोनाउन की बात करें, इस एग्जांपल में पोसेसिव प्रोनाउन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट्स। इट्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज किया गया है, डॉग के लिए यूज किया गया है। ऐसे ही हमारा फोर्थ एग्जांपल देखें तो दिया हुआ है, दिस हाउस इज देयर्स नॉट आवर्स। मतलब अगर हम इस एग्जांपल में बात करें, इस एग्जांपल में अगर हम पूछें कि इसमें कितने पोसेसिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें दो पोसेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं। पहला तो हो गया हमारा देयर्स, सेकंड हो गया हमारा आवर्स। तो यहाँ पर हमारी ये दोनों क्या हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ से हमारे ये दोनों क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ओनरशिप बता रहा है किसके बारे में, दिस हाउस, मतलब इस हाउस के जो मालिक है वो या तो वे हैं, देयर्स हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, नॉट आवर्स, मतलब कि हमारा नहीं है। मतलब जो मालिकाना हक है वो देयर्स मतलब कि उनका है, हमारा नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गए, पोसेसिव प्रोनाउंस हो गए। तो यहाँ से हमारा पोसेसिव प्रोनाउन बता दिया। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये ओनरशिप बताएगा, किसी भी वस्तु के बारे में बताएगा कि उसका जो ओनर है वो कौन है, क्या है। ऐसे अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। तो इसके नाम में दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। वो जो क्या होता है, इसमें स्वयं के बारे में बात की जाएगी तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब इसमें क्या होगा, एक ही व्यक्ति को दो तरीके से उसके ही लिए यूज किया जाएगा। जैसे कि इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग्स। मतलब यहाँ पर जो होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बताएगा, या तो वो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, दोनों एक ही होगा, तो उसके बारे में क्या करेगा, ये बताने वाला। जैसे कि यहाँ पर आगे दिया है, दे एंड इन सेल्फ। अगर हम बात करें, उनका जो एंड होगा, अंत होगा, वो अगर सेल्फ पे एंड होता है तो उसको हम कहेंगे कि वो सिंगुलर है। और यदि वो सेल्फ पे एंड होता है तो उसको हम कहेंगे कि वो प्लूरल पर्सन है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो दिया हुआ है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ और इट सेल्फ। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ और इट सेल्फ, ये किसके लिए यूज किया जाएगा, इतना जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाएगा। आगे दिया है आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। तो यहाँ पे देखें तो VES मतलब SELVES सेल्फ्स यूज किया गया है, यहाँ भी सेल्फ्स यूज किया गया है और यहाँ भी सेल्फ्स यूज किया गया। मतलब ये क्या है, प्लूरल वर्ड्स हैं। मतलब आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, प्लूरल के लिए यूज किया गया। जैसे सेंटेंस देखें
तो सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द गिटार, मतलब कोई एक व्यक्ति है, ही दिया है तो मतलब वो कोई जेंट्स है, तो कोई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, अपने आप को टीच कर रहा है। टी टॉट हिमसेल्फ मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है या बता रहा है या सिखा रहा है, किसके लिए, प्ले द गिटार, मतलब गिटार बजाने के लिए वो क्या कर रहा है, अपने आप को टॉट कर रहा है, टीच कर रहा है, मतलब अपने आप को पढ़ा रहा है कि गिटार को किस तरीके से कैसे बजाया जाता है। तो यहाँ से हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म होता है। यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो जो उसमें होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किसी सेंटेंस के दोनों एक ही होते हैं, सेम होते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और वो केवल अपने बारे में ही बताएगा, वो अपने विषय में ही बताएगा, दोनों एक ही पर्सन के बारे में बताएंगे या एक ही थिंग्स के बारे में बताएगा, तो उसको हम कहेंगे क्या है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं कि सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, पीपुल और प्लेसेस। मतलब इसमें क्या करेगा, पॉइंट टू स्पेसिफिक, यहाँ ध्यान से समझिए कि पॉइंट टू स्पेसिफिक लिखा है, मतलब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेगा, किसी एक फिक्स पोजीशन की बात करेगा, जैसे कोई एक फिक्स थिंग्स होगा या पीपुल होगा या कोई एक स्पेसिफिक प्लेस होगा, उसके बारे में बात करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल में दिया है दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहाँ से एक चीज़ देखें, जो दिस और दैट है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। जो दिस और दैट होता है वो हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। और दीज और दोज जो होता है, दीज एंड दोज, ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये दोनों प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कहीं भी दिस और दैट दिखाई दे तो उसको हम कहेंगे कि वे जो दोनों हैं वो सिंगुलर हैं, और इनके साथ जो यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, वो इज यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर हम प्लूरल वर्ड की बात करें, दीज और दोज की बात करते हैं, तो इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है वो आर यूज किया जाता है। आर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये कौन से हैं, प्लूरल वर्ड्स हैं, और प्लूरल वर्ड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि दिस और दैट जो होता है सिंगुलर के लिए, दीज और दोज जो होता है वो प्लूरल के लिए होता है। और ये चारों जो पार्ट होते हैं वो किसके पार्ट हैं, ये चारों जो पार्ट हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट हैं। ये क्या है, ये चारों जो पार्ट हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के पार्ट हैं। आगे देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला क्या दिया है, दिस इज़ माई फेवरेट मूवी। अब यहाँ पे देखें दिस दिया है, दिस के साथ क्या यूज किया गया है, इज यूज किया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस कीजिए, दिस के साथ इज यूज किया गया है, दैट के साथ इज यूज किया गया है, एंड दीज बॉयज़ के साथ क्या यूज किया गया है, आर यूज किया गया है। जैसे अभी हमने जस्ट बताया कि दीज और दोज के साथ क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, और दिस और दैट के साथ इज का यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और ये जो दिया है ये प्लूरल वर्ड है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि ये दिस और दैट और दीज और दोज यूज किस तरीके से किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला एग्जांपल में कि दिस इज़ माई फेवरेट मूवी, मतलब ये किसी एक मूवी की बात कर रहा है जो कि क्या है, उसकी फेवरेट मूवी है। किसी एक मूवी की बात कर रहा है, वही उसकी क्या है, फेवरेट मूवी है। ऐसे सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा है, दैट इज़ हर फेवरेट प्लेस। यहाँ पे किसी एक प्लेस के बारे में बात की जा रही है, और वो प्लेस क्या है, किसी एक औरत का फेवरेट प्लेस है, किसी लेडीज़ का फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पर केवल एक प्लेस की बात की जा रही है, तो जो इसलिए क्या यूज किया गया है, दैट इज़, मतलब वह जो कोई एक प्लेस है वो किसी औरत का, किसी लेडीज़ का फेवरेट प्लेस है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, दीज बॉयज़ आर वेरी नॉटी, मतलब दीज बॉयज़ लिखा है, यहाँ पर बहुत से लड़कों की बात की जा रही है जो क्या है, काफ़ी शरारती हैं। वेरी नॉटी मतलब बहुत शरारती लड़के हैं। तो यहाँ से एक ही समझ में आता है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो किसी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में या पीपल के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बताएगा। किसी स्पेसिफिक मतलब जो क्या होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, या यूँ कहें कि वो उसके अलावा कोई और नहीं होता है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन होने वाला है वो क्या है, इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन। अब यहाँ से पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड रेफर टू अननोन पीपल, थिंग्स और इंफॉर्मेशंस। अब यहाँ से ध्यान से समझें कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है आस्किंग अ क्वेश्चन। मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल की इसको और अच्छे तरीके से समझें तो जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, आस्क ए क्वेश्चन। मतलब जहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रख दिया जाएगा या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में रख दिया जाएगा। जहाँ हम कोई किसी भी प्रश्न को पूछ देते हैं वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है, एंड रेफर्स टू अननोन पीपुल, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएगा जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा, या किसी ऐसे वस्तु के बारे में बताएगा, या किसी ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में, जानकारी के बारे में बताएगा कि जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा। तो वहाँ से ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इंट्रोगेटिव के लिए एग्जाम्पल दिया है हु, हुज, विच एंड व्हाट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं जो इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो पार्टी में आ रहा है। मतलब यहाँ पे हु का यूज किया गया है। हु क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। अब वो क्या है, एक सस्पेंसिबल पर्सन है, मतलब उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि वो कौन सा व्यक्ति है। तो यहाँ पे हु का यूज किया गया। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, हुज जैकेट इज दिस, मतलब यहाँ पर भी क्या कर रहा है, जैकेट क्या है, सबसे पहले ये एक थिंग्स है, सामान है। अब सामान है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इज दिस, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो जैकेट है उसका मतलब मालिक जो है वो कौन है, किसका है ये जैकेट। तो यहाँ पे हुज क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो इसका जैकेट है, जैकेट जो है उसका मालिक कौन है। यहाँ पे पता नहीं है कि उसका जो मालिक है वो कौन है, तो वो पूछ रहा है कि इसका मालिक कौन है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम्हारी फेवरेट बुक क्या है, तुम्हारी फेवरेट किताब क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम कौन कर रहा है, व्हाट कर रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है या क्या है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, ये तीनों वर्ड जो हैं हु, हुज एंड व्हाट, ये तीनों क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गया या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। तो यहाँ से हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, किसी भी अननोन पर्सन, थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा, आस्क करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब सबसे पहले हम इसको अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो जब दो तीन चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा, कई चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाएगा, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि रिलेट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो जहाँ पर एक दूसरे को जोड़ने की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू लिंक अ डिपेंडेंट मीन्स रिलेटिव क्लॉज टू अ मेन क्लॉज, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ से समझे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज। यहाँ से इसके दो नाम होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते क्या हैं और इसको यूज किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉज वे क्लॉज होते हैं जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी अदर सेंटेंस पे निर्भर होते हैं। अगर हम क्या करें, इंडिपेंडेंट क्लॉज को चेंज करते हैं तो वहाँ से जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको भी चेंज होना पड़ता है। वो जाहिर सी बात है, अगर हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज को चेंज करते हैं तो वहाँ से जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो उसको चेंज होना अनिवार्य है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं
तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ही वर्क्स हार्ड बिकॉज ही wants to be सक्सेस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, वर्क्स हार्ड, मतलब वो कठिन परिश्रम करता है। क्यों करता है? बिकॉज ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल या सक्सेस, मतलब वो सक्सेस होने के लिए क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है, वर्क हार्ड करता है। अगर हम क्या करें, इसमें हम क्लॉज की बात करें तो यहाँ पे दो क्लॉज दिए हुए हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे अगर हम मेन क्लॉज की बात करें तो यहाँ से मेन क्लॉज क्या हो गया, ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ से ये हो गया हमारा मेन क्लॉज, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, मेन क्लॉज ही वर्क्स हार्ड हो गया। ऐसे ही इसके बाद क्या होता है, ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल या सक्सेस। ये जो हो गया, इतना जो है हमारा, वो क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब ये क्या है, ही वांट्स टू बी सक्सेस, ये इसके ऊपर निर्भर है। अगर हम क्या करते हैं, ही वर्क्स हार्ड को अगर हम चेंज कर दें, अगर हम इसको चेंज कर दें तो इसको हम लिखते हैं ही डज नॉट वर्क हार्ड बिकॉज ही does not want to be successful। अब यहाँ से इस एग्जाम्पल को देखें और इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम रिलेट करते हैं तो इसमें हमारा क्या था कि ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है। वहीं पे हमने क्या किया, इसको हम अपोजिट कर दिए, ही डज नॉट वर्क हार्ड, मतलब वो क्या करता है, यहाँ पे कठिन परिश्रम नहीं करता है। क्योंकि बिकॉज ही डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि वो सफल होना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर देखें, ही डज नॉट वांट्स टू बी सक्सेसफुल, अगर हम इसको चेंज किए हैं, इसमें हम क्या किए हैं, डज नॉट लगाए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इसमें भी डज नॉट आया है। मतलब अगर हम मेन क्लॉज को चेंज करते हैं तो सेकंड जो क्लॉज होगा, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, उसको भी चेंज होना अनिवार्य है। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो इसमें क्या था, ही वर्क्स हार्ड, मतलब वो क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। और इसमें क्या था, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है, ही डज नॉट वर्क्स हार्ड। उसके बाद इसमें क्या था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेस, मतलब क्योंकि वो कठिन परिश्रम करता है, क्योंकि वो सफल होना चाहता है। इसी का अपोजिट यहाँ पे क्या हो, वो कठिन परिश्रम नहीं करता है क्योंकि वो सफल होना ही नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या किया है, इसको हम चेंज किए हैं, ये भी चेंज हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स मेन क्लॉज पे निर्भर रहता है। तो इसके आगे देखते हैं, प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन मेंशन्ड अर्लियर, मतलब जो उसके साथ, जो उसके नज़दीक में नाउन दिया गया होता है उसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन देता है और अधिक जानकारी देता है। तो वहाँ से हो जाता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज पे निर्भर होता है और क्या करता है, वो नाउन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करता है। आगे क्या है, दे इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेज विच डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई द नाउन, वो क्या करते हैं, रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, नाउन के बारे में, नाउन की आइडेंटिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है और अधिक उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे अगर एग्जांपल देखें इसका, हु, होम, हुज एंड विच। जैसे अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये वर्ड थे हु, हुज, विच एंड व्हाट। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा था। इसमें भी रिलेटिव वर्ड्स हैं, जैसे कि हु क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को रिलेट कर रहा था, किसी व्यक्ति से रिलेट कर रहा था कि वो जो व्यक्ति है वो पार्टी में आ रहा है, वो कौन है, मतलब उसके बारे में जानकारी निकालने की बात कर रहा था। उस व्यक्ति के, जैसे व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है, तो उस नाउन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो वहाँ पर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है।
इसमें भी क्या कर रहा है, हु का मतलब जैसे वो व्यक्ति कौन है, वो नाउन कौन है उसके बारे में जानकारी ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया सेंटेंस के माध्यम से, द टीचर हु हेल्प्ड मी इज काइंड। तो यहाँ पर देखें हु दिया हुआ है, ये क्या कर रहा है, द टीचर एंड द टीचर एंड मी को जोड़ने का काम कर रहा है। द टीचर हु हेल्प्ड मी मतलब कि जो अध्यापक था जिसने मेरी सहायता की, हेल्प की, वो काफ़ी दयालु है। इज़ काइंड मतलब वो दयालु इंसान है या दयालु अध्यापक थे, इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हु क्या कर रहा है, टीचर और मी दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल क्या दिया, द वुमेन whom आई मेट yesterday इज़ अ डॉक्टर। मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड है, वो क्या है, whom दिया हुआ है। whom क्या है, रिलेटिव वर्ड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, द वुमेन एंड आई, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है whom। मतलब बता रहा है कि द वुमेन जो वो औरत है जिनसे मैं कल मिला था वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ से क्या हो गया, whom जो हो गया कनेक्टिव वर्ड हो गया, रिलेटिव वर्ड हो गया, जो क्या कर रहा है, आई एंड द वुमेन को जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो ये ऐसे होता है कि वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अब आगे हमारा अगला डेफिनेशन क्या होने वाला है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। अब यहाँ से देखते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं और इसको हम क्यों किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, इनडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक पीपुल, थिंग्स और क्वांटिटीज़। अब यहाँ से देखें, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वो किसी भी नॉन स्पेसिफिक पीपुल, थिंग्स और क्वांटिटी की बात करता है। मतलब यहाँ पे वो पीपुल या वो थिंग्स या फिर वो क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाएगी, आधी अधूरी जानकारी दी जाएगी और उसको सस्पेंसिबल रखा जाएगा, उसको सस्पेंस में रखा जाएगा कि वो क्या चीज़ है, सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा उसके लिए। तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। आगे क्या कर रहा है, दे डू नॉट पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। वो क्या करेगा, किसी एक पर्सन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बताएगा, और थिंग्स या किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में नहीं बताएगा। एंड आर ऑफन यूज्ड व्हेन द आइडेंटिटी इज अननोन और इरेलीवेंट। मतलब वो जो वहाँ पर आइडेंटिटी होगी वो अननोन होगी, इरेलीवेंट होगी, मतलब किसी को पता ही नहीं होगा कि वो क्या है, कौन है, कैसा है, किस तरीके का है। तो वो एक सस्पेंस में होगा, उसको सोचने पे मजबूर कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी, ईच, ऑल, फ्यू, सेवेरल, मेनी, नॉन, etc। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। आइए इनको आप सेंटेंस के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से देखें, सेंटेंसेस ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या दिया है, एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस पार्टी में इनवाइट न किया गया हो। तो यहाँ इस पार्टी में क्या किया गया, एवरीवन, सबको इनवाइट कर दिया गया है। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, आई हैव नथिंग टू वियर, जैसे कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे दिया है नथिंग, नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग में कुछ भी नहीं हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, समबडी लेफ्ट देयर बैग ऑन द टेबल, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने क्या किया, अपने बैग को टेबल पर छोड़कर चला गया है। तो यहाँ पर समबडी क्या हो गया, किसी ऐसे पर्सन के बारे में बता रहा है जिसके बारे में जानकारी नहीं है। कोई एक व्यक्ति है जो छोड़ करके बैग चला गया है टेबल पे, वो कौन है, कैसा है, क्या है, किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है, सस्पेंस में है कि वो व्यक्ति कौन है। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल क्या दिया, इज़ देयर एनीवन होम। अब यहाँ पे देखें, इज़ देयर एनीवन की बात कर रहा है, एनीवन में कोई किसी की बात करेगा, किसी एक की बात करेगा। तो पूछ रहा है कि घर में, घर के अंदर कोई है कि नहीं, मतलब इज़ देयर एनीवन होम, क्या घर में कोई है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया है, तो ये मतलब आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या कोई घर में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इस सेंटेंस की बात करें, तो घर की बात पूछ रहा है कि मतलब घर में कोई है कि नहीं है। तो अगर घर में की बात करें तो घर में कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, तो घर के अंदर कोई भी हो सकता है। तो उन सभी में से किसी एक की बात कर रहा है, तो इसलिए क्या किया है, एनीवन की बात किया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, फ्यू हैव अचीव्ड सच सक्सेस, मतलब कुछ लोगों को सक्सेस क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, अचीव हुआ है। तो कुछ लोग क्या है, फ्यू की बात कर रहा है। अब एक बात करते हैं सक्सेस की, तो सक्सेस किसको मिलती है,
जो हार्ड वर्क करता है। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो सक्सेस तो मिलनी ही नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के समय में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है, अगर हम बहुत अधिक मेहनत नहीं करते हैं तो हम किसी भी जॉब को या किसी भी काम को करने में असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि इस समय क्रेज़ इतना ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर हम बहुत कम मेहनत करते हैं या फिर यूँ कहें कि मेहनत नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये फेल हो जाता है। अगर हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब हमको उम्मीद रहता है कि हम कुछ करने के लायक होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्यू हैव अचीव्ड सच सक्सेस, मतलब कुछ लोगों को क्या हुआ है, सक्सेस प्राप्त हुआ है। जिसने हार्ड वर्क किया था, जो मेहनत किए थे, उनको सक्सेस प्राप्त हुई है। जिसने मेहनत नहीं किया उनको सक्सेस प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ से हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, जो क्या कहता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या बताता है कि जो किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताएगा जो जिसकी आइडेंटिटी क्या होगी, अननोन होगी, उसके बारे में किसी को पता नहीं होगा, खोज खबर नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे ही अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं सबसे पहले कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू refer to individuals or items within a group but they consider each member separately rather than collectively। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है वो अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखें, देयर आर 10 boys in a class। क्या कर रहा है कि एक क्लास में 10 लड़के हैं। अब यहाँ पे 10 लड़कों की बात कर रहा है और हम कहें कि इन 10 लड़कों को एक एक पेन देना है, एक एक पेन 10 लड़कों को देना है। तो क्या हम 10 को एक साथ पेन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 10 पेन देना और वो भी 10 लड़कों को एक साथ इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर हम एक साथ 10 लड़कों को पेन देते हैं तो वो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, कोई पाएगा, कोई नहीं पाएगा। तो ऐसे ही वो इनकरेक्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हमको सबको एक एक पेन देना है तो हम क्या करेंगे, सबको अलग अलग विभाजित कर देंगे, मतलब सबको अलग अलग बांट देंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि एक एक पेन सबको देना है तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली एक एक करके सबको देंगे। तो सबको क्या कर देंगे, या तो लाइन से खड़ा कर देंगे या तो एक लाइन में लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सबको लाइन से खड़ा कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक एक को, पहले को एक पेन दे देंगे, फिर दूसरे को एक पेन देंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पाँचवें को, फिर छठवें को, फिर सातवें को, फिर आठवें को, फिर नौवें को, फिर 10वें को। ऐसे करके एक एक को हम क्या करेंगे, सेपरेटली बात करेंगे। पहले को एक पेन देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, उसको एक पेन देंगे, फिर तीसरे के पास जाके उसको एक पेन देंगे, फिर चौथे के पास, फिर पाँचवें के पास, फिर छठवें के पास। ऐसे करके 10 को एक एक पेन देंगे, तब हम कहेंगे कि उन सबको एक एक पेन मिल चुका है या दे दिया गया है। ऐसे ही डेफिनेशन में कहा गया है कि यहाँ पर क्या किया गया, कलेक्टिवली बात नहीं की जाएगी, उनको सेपरेटली बात की जाएगी, एक एक करके सबकी बात की जाएगी। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम में हुआ है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना या विभाजित कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया है। अब इनको हम क्या करते हैं और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से देखें, पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो दिया है ईच। अब ईच से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो दिया हुआ है, वो क्या दिया है, ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। अब यहाँ पे देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस सेंटेंस में दिया हुआ है वो क्या है, ईच है। ईच क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो क्या कर रहा है, सभी स्टूडेंट को बांट दे रहा है। जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उन सबको क्या कर दे रहा है, बांटने का काम कर दे रहा है। जैसे अगर हम कहें कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और सबको 100 के 100 को असाइनमेंट जमा करना है फ्राइडे तक, तो उसमें क्या करेगा, एक एक करके सब जमा करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब इकट्ठे जमा कर देंगे, ला के फेंक देंगे, हाँ सर ये जमा कर लीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, एक एक करके सभी बच्चों को जमा करना पड़ता है, तो तब जाके कहते हैं कि हाँ सारे बच्चों का असाइनमेंट जमा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग करके जमा करेंगे। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल दिया है एवरी। एवरी का मतलब होता है हर कोई, सबकी बात की जाएगी। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एवरी पर्सन इन द रूम वॉज लिसनिंग अटेंसिवली। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एवरी पर्सन की बात की जा रही है, मतलब हर कोई व्यक्ति जो उस रूम में मौजूद है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, लिसनिंग अटेंसिवली, मतलब कि ध्यान से सुन रहा था।
लिसनिंग अटेंटिवली मतलब ध्यान से सुन रहा था, क्या सुन रहा था, ये चीज़ सस्पेंस में है कि वो किसी स्पीच को भी सुन सकता है या किसी सॉन्ग को सुन सकता है या कुछ भी सुनने के लिए वो क्या है, अटेंसिव है, मतलब अटेंशन में है। वो किसी भी चीज़ को सुन रहे थे, वो काफ़ी अटेंसिवली सुन रहे थे। तो यहाँ पे कौन सुन रहा था, तो एवरी पर्सन मतलब हर कोई व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति उस रूम में मौजूद थे, सबके सब एक साथ क्या कर रहे थे, उस चीज़ को सुन रहे थे, वो भी पूरी तरीके से अटेंसिव हो करके। यहाँ से ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आइदर। आइदर का मतलब होता है या तो। अब या तो की बात कर रहा है, यू कैन चूज आइदर ऑप्शन फॉर योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि तुम या तो अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑप्शन चूज करो। यहाँ पर क्या कर दिया, आइदर लगा दिया, मतलब कि तुमको या तो चूज करना है या उसको छोड़ देना है। यहाँ पर यही बात की जाएगी, जब ऑप्शन दिया है तो या तो ऑप्शन चूज करो या तो उसको छोड़ दो। यहाँ से ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से एक चीज़ नोटिस करें, थर्ड और जो फोर्थ एग्जाम्पल हमारा होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं कि आइदर का मतलब होता है या तो, वहीं पे नाइदर का मतलब क्या हो जाएगा, ना तो। अब या तो कि उल्टा ही हो जाएगा ना तो। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, मतलब कि जितने भी आंसर दिए गए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। अब नाइदर लगा दिया तो क्या हो गया, पूरा का पूरा उल्टा हो गया, मतलब जितने भी आंसर दिए गए एक भी सही नहीं है, सब के सब गलत हैं। तो यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, सबको बांट देता है। जितने भी आंसर थे उनमें से एक भी सही नहीं है, या फिर ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया तो उसको एक ऑप्शन दे दिया गया तो चूज करो या तो छोड़ दो। तो यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।